हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बहुत सारे बच्चे प्यार दे रहे हैं पिछले वीडियो में जो हम लोग माइनर पेपर का बनाए हुए थे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हम लोग का माइनर पेपर है जो कि 2B पेपर है सेमेस्टर 4 के लिए। तो जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहे हैं उनका माइनर पेपर का एग्जाम 6 तारीख को है और 6 तारीख को बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एग्जाम है और उसमें हम लोग एक वीडियो दे चुके थे और आप लोग बहुत सारा प्यार उस वीडियो को दे रहे हैं। तो ये सेकेंड लेक्चर रहा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सब लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो में तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा था, अब की बार सारा लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग उठाकर लेकर आए। तो लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आराम से वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखिए। और जब अच्छा एग्जाम जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो पर कि सर आपका आपका वीडियो देखने से एग्जाम अच्छा गया, जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, अभी सेमेस्टर 6, 7, 8 बाकी है। हर सेमेस्टर के, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, सबका फ्री क्लासेस एग्जाम के टाइम इस चैनल पे चलेगा। साथ ही साथ अगर वो चाहते हैं कि वो पेड कोर्स में आए तो हमारा एप्लीकेशन है CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से, उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबू लोग। और ये PDF हमने फ्री कर रखा है, उसका प्रोसेस लेक्चर 1 में हमने बता रखा है, दोबारा नहीं बताएंगे, तो लेक्चर 1 में जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बीमा एजेंट के लाइसेंस की अवधि क्या होती है, उसका लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है और उसका निलंबन कैसे हो सकता है, उसकी प्रक्रिया बताइए। तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस जो है तो कितना दिन होता है, यानी एक बीमा एजेंट जो होता है उसका लाइसेंस का वैलिडिटी 3 साल होता है। समाप्त होने पर फिर प्रशिक्षण देना होगा और फिर उसको बीमा मतलब शुल्क देना होगा, फिर से उसको नवीनीकरण कराना होता है, रिन्यूअल कराना होता है। कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, भैया अगर कहीं पता चलता है कि वो धोखाधड़ी कर रहा है या कोई गलत जानकारी दे रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। IRDAI जो संस्था पूरे इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करती है, वो अगर उसके नियमों का या बीमा कंपनी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो कभी भी उसके लाइसेंस को हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे, यदि एजेंट कदाचार का दोषी, मतलब कुछ गलत काम कर रहा है तो जाएगा। अब हो सकता है बहुत बार कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में ले लेता है। यदि एजेंट कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो भी लाइसेंस जाएगा। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, कब उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, तो निलंबन का अर्थ होता है लाइसेंस को अस्थायी रूप से रोक देना, यानी कुछ दिन के लिए रोक देना, उसको होता है सस्पेंशन। एक होता है टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, एक बोलता है सस्पेंड कर दिया मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया। तो लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। कब, जब एजेंट पेशेवर आचरण का पालन नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जनता का पैसा कस्टमर के अकाउंट में जाना चाहिए अपने अकाउंट में ले रहा है। सबसे बड़ा समस्या यही ना है कि क्लाइंट से पैसा ले लिया, कस्टमर से प्रीमियम नहीं जमा कर रहा है और कोई कंप्लेंट कर दिया तो जाइएगा सस्पेंशन में। आगे, एजेंट के विरुद्ध शिकायत मिलती है, अगर एजेंट के खिलाफ कोई भी शिकायत कर देगा सस्पेंशन में चला जाएगा। और एजेंट समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करता है, अगर कोई एजेंट अपना समय पर रिन्यूअल नहीं कराता लाइसेंस का तो उसका सस्पेंशन में चला जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट कोड ऑफ कंडक्ट। भाई इंश्योरेंस एजेंट का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसको डिटेल में बताना है, रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो आचार संहिता का अर्थ होता है नियम, नैतिकता, जिसका पालन हर इंश्योरेंस एजेंट को करना पड़ता है। क्या क्या है, तो एजेंट को ईमानदार और सत्यनिष्ठता से काम करना चाहिए, यानी बोलता है हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए एक एजेंट के अंदर। दूसरा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक एजेंट को अपने सारी जानकारी को दिखाना चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा होता नहीं है लेकिन नियम ये कहता है। पहला, ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए एजेंट का। नो फॉल्स प्रोमिसेस, कोई गलत वचन नहीं, कोई गलत वादा नहीं करना चाहिए क्लाइंट से। बहुत बार गलत वादा हो जाता है जो है इंश्योरेंस उठाने के चक्कर में, कि बीमा करने के चक्कर में गलत बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर फर्स्ट, सबसे पहले ग्राहक को आगे रखना चाहिए, ग्राहक के फायदे को ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल, उसके कोई भी जानकारी को कहीं शेयर नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, पेशेवर बिहेवियर होना चाहिए। और फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए कि अच्छा इंश्योरेंस एजेंट यही होना चाहिए। नो रिबेटिंग और अनफेयर प्रैक्टिस, कहीं से किसी से कोई डिस्काउंट नहीं करना है, कोई अवैध कमीशन नहीं, कोई छूट नहीं देनी चाहिए। और असिस्टेंस इन क्लेम सेटलमेंट, जब क्लेम सेटलमेंट का बारी है तो सबसे पहले सहायता देनी चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट टाइम पर हो जाए। और कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना ज़्यादा सीखेगा, एक इंश्योरेंस एजेंट उतना ही अच्छा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इंश्योरेंस बिजनेस। बोलता है कि बीमा व्यवसाय में अनुचित आचरण क्या है। भाई गलत चीज़ क्या है बीमा बिजनेस में, अगर हम बीमा एजेंट हैं तो हम क्या ऐसा गलत कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ है जहाँ गलत कर सकते हैं। पहला, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, जो तथ्य है उसको गलत तरीके से एजेंट पेश कर दिया, मिलेगा 3 लाख बोल दिया नहीं 6 लाख मिलेगा, तो वहाँ फर्जी में हो जाता है। फॉल्स प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस कर दिया, गलत वचन कर दिया, जो नहीं होना है वो भी दे दिया। रिबेट दे रहा है, छूट दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और फोर्सिंग कस्टमर टू बाई पॉलिसी, कस्टमर को आप दबाव नहीं बना सकते कि लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। बीमा आग्रह की वस्तु है। आगे क्या है,
डिले और डिनाइल ऑफ क्लेम विदाउट रीजन, बोलता है कोई भी क्लेम डिले नहीं करना चाहिए, डिनाई नहीं करना चाहिए बिना कोई रीजन का, अगर रीजन नहीं है तो तुरंत सेटल कर दीजिए उसको। और हाइडिंग पॉलिसी टर्म्स, बोलता है हाइडिंग पॉलिसी एंड टर्म्स, कोई भी पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन को हाइड नहीं करना चाहिए, जो भी है छिपाइए मत, सब जो है बता दीजिए कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन है। चार्जिंग एक्सेस प्रीमियम, बोलता है कभी भी किसी कस्टमर से जितना प्रीमियम बनता है उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वो चार्ज करना ही नहीं चाहिए। इफेक्ट ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, अगर वो गलत काम करता है, गलत आचरण करता है इंश्योरेंस एजेंट, तो क्या नुकसान होगा, तो नुकसान ये होगा कि विश्वास खो देगा, नुकसान ये होगा कि फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा कस्टमर का, नुकसान ये होगा कि उसका इंश्योरेंस सेक्टर में बैड इमेज बनेगा, गलत इमेज बनेगा, लॉस ये होगा कि लीगल एक्शन भी हो सकता है, पेनाल्टी भी लग सकता है, और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ये सब उसके लॉसेस होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट इन डिटेल, इंश्योरेंस एजेंट का मेन काम क्या है, तो इंश्योरेंस एजेंट का मेन काम है बाबू, सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, नए ग्राहक को खोजता है और उससे संपर्क करता है। पहला, इंश्योरेंस एजेंट का मेन काम है नए ग्राहक को खोजना और उससे कांटेक्ट करना। दूसरा काम है एजेंट विभिन्न बीमा योजनाओं के बारे में, उसके लाभ के बारे में कस्टमर को समझाता है। उसके बाद एजेंट ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उसको बीमा बताता है कि ये बीमा तुम ले लो। उसके बाद एजेंट प्रस्ताव प्रपोजल फॉर्म सही तरीके से भरता है, और सही तरीके से भरने के बाद ग्राहक का सिग्नेचर लेता है, सिग्नेचर के बाद उसको सबमिट करा देता है। और एजेंट क्या करता है, आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रीमियम एकत्र करता है और जाके सीधा उसके नाम पर एक बीमा करवा देता है। यही एक इंश्योरेंस एजेंट का काम है। यानी एजेंट पॉलिसी बेचने के बाद भी सेवा देता रहता है रिन्यूअल प्रीमियम जमा करने में। एजेंट दावा प्रक्रिया, मानी जब क्लेम सेटलमेंट का टाइम आता है तब भी सबसे पहले खड़ा रहता है एजेंट, और एजेंट ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है ताकि ग्राहक उससे खुश रहे, और एजेंट नियमों का और आचार संहिता का पालन करता है। तो एक इंश्योरेंस एजेंट के इतने काम हैं। अगला क्या, व्हाट इज प्रपोजल फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म क्या होता है, प्रपोजल फॉर्म वह फॉर्म है जिसको भर के आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंश्योरेंस लेते समय जो फॉर्म भरना पड़ता है उसको बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म, प्रस्ताव फॉर्म, ठीक है। तो बोलता है जिस प्रस्ताव प्रपत्र वह फॉर्म है जिसे बीमा लेने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी को आवश्यक जानकारी देने के लिए भरता है। क्या होगा, रोल क्या है इसका, तो भैया बेसिस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का तो आधार है ये। बताइए, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इसी प्रपोजल फॉर्म से ना होगा, तो प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक बेस है, ये आधार है। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन रिस्क असेसमेंट, जोखिम को निर्धारित करने में मदद करता है। डिसाइड प्रीमियम अमाउंट, ये प्रीमियम तय करने में मदद करता है प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म इंश्योर करता है गुड फेथ, लोगों के बीच में एक विश्वास जताता है कि नहीं फॉर्म भरा है मतलब सही है। और लीगल एविडेंस है, किसी भी मामले में जब कोई समस्या आ जाती है तो प्रपोजल फॉर्म लीगल एविडेंस के तौर पर काम करता है, कानूनी जो है दस्तावेज के तौर पर काम करता है। लिखा, अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एंड मेडिकल अंडर राइटिंग इन डिटेल। बताइए, फाइनेंशियल और मेडिकल अंडर राइटिंग क्या, अंडर राइटिंग मतलब समझ तो कि आपको एक व्यक्ति से, अधिकारी से साइन कराना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल अंडर राइटिंग चेक किया जाता है, और मेडिकल अंडर राइटिंग जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो चेक किया जाता है कि भैया तुम्हारा औकात प्रीमियम देने का है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए क्या क्या चेक करते हैं, यानी तुम्हारा औकात देखा जाता है। छोटा अगर इंश्योरेंस करा रहे हो 10,000 20,000 साल का प्रीमियम है तो कोई नहीं चेक करेगा, लेकिन बड़ा इंश्योरेंस चेक करा रहे हो तो सामने वाला चेक कर लेता है कि भैया ये जोश में तो नहीं ले रहा है, प्रीमियम दे पाएगा, ये चेक करता है। तो देखो, चेक इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बोलता है आय और आर्थिक स्थिति को जांचता है, इसके लिए बोलता है इनकम टैक्स रिटर्न करते हो तो फाइल दे दो हमको, या तो पेन नंबर दे दो। दूसरा, डिसाइड सुटेबल सम एश्योर्ड, ये बताता है कि जिस तरह का इस व्यक्ति का इनकम है उसके हिसाब से इसका सम एश्योर्ड क्या बनता है। प्रिवेंट ओवर इंश्योरेंस, बोलता है कि अधिक बीमा को रोकता है। अधिक बीमा मतलब जरूरत से ज़्यादा अगर बीमा ले लेते हैं जोश में तो बाद में समझिएगा फेल होगा, क्योंकि पैसा घटेगा, नहीं दे पाएगा। और इंश्योर एबिलिटी टू पे प्रीमियम, ये देखता है कि कौन व्यक्ति कितना प्रीमियम पे करने की क्षमता रखता है। आगे लिखा है मेडिकल अंडरराइटिंग क्या होगा, तो भैया उसका हेल्थ चेक करता है, हेल्थ कंडीशन। रिक्वायर्ड मेडिकल टेस्ट करवाता है, जो जरूरत पड़ेगा कि भाई मेडिकल टेस्ट इसका करवाओ, ये सारे मेडिकल टेस्ट करवाता है। जरूरत पड़ता है तो रिस्क को क्लासीफाई करता है। फिक्स करता है प्रीमियम को ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के बेस पर, हेल्थ अगर अच्छा है तो प्रीमियम सस्ता, हेल्थ अगर खराब है तो प्रीमियम महंगा। आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द कंटेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फॉर्म भरना पड़ता है तो देख लीजिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो फॉर्म होता है, सब फॉर्म में सबसे पहले भरा जाता है नेम ऑफ इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरर। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस भरा जाता है। सम एश्योर्ड भरा जाता है, कितने का बीमा है। प्रीमियम अमाउंट भरा जाता है। मोड ऑफ पेमेंट कैसे देगा, महीने का, हाफ 3 महीने का, 6 महीने का, सालाना। पॉलिसी पीरियड टाइम कितने दिन का है, कितने दिन के तक प्रीमियम पे करना है।
उसके बाद रिस्क कौन कौन कवर होता है, सब जानकारी पॉलिसी में रहना चाहिए। एक्सक्लूसन, अगर कोई जोखिम को कवर नहीं कर रहा है तो लिखा होना चाहिए कि भाई ये जोखिम हम कवर नहीं करते। कंडीशन ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी की शर्तें क्या है। नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट क्या है, नामांकन कैसे करेंगे, हस्तांतरण कैसे करेंगे। क्लेम प्रोसीजर क्या है, कैसे क्लेम कर सकते हैं, सारा चीज़ इसमें लिखा रहता है। सिग्नेचर ऑफ पार्टी, लास्ट में दोनों पार्टी का सिग्नेचर हो जाता है, बस हो गया इंश्योरेंस कंप्लीट। बोलता है द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट विल बी क्लारिफाइड। नॉमिनेशन क्या है, तो नॉमिनेशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपना बीमा कराता है तो बीमा कंपनी सबसे पहले एक नॉमिनी का नाम मांगती है, भैया आप अगर नहीं रहेंगे तो आपके नहीं रहने के बाद ये पैसा किसको देंगे, तो एक नॉमिनी का नाम दीजिए जो आपके बाद आपकी संपत्ति का अधिकारी है, जो आपके बाद आपकी संपत्ति का अधिकारी, उसी को बोलते हैं नॉमिनेशन कराना, नॉमिनी। और असाइनमेंट का मतलब होता है पॉलिसी का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को देना। दो चीज़ें समझिए, हम नॉमिनी कर दिए मतलब मेरे नहीं रहने के बाद मेरी पॉलिसी किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको हम नॉमिनी बनाएंगे उसको मिल जाएगा। लेकिन हम जिंदा हैं और हम चाहते हैं कि बीमा भले हम किए लेकिन हम किसी और को वो पैसा दिलवाएं, जिंदा हम हैं फिर भी किसी और को पैसा, तो उसको बोलता है असाइनमेंट। हमने असाइन कर दिया उसको कि हम पैसा हम देंगे लेकिन मेरा प्रीमियम जो पैसा होगा उस पर्सन को मिलेगा, तो असाइनमेंट होता है। और मेरे मरने के बाद जिसको पैसा मिलेगा वो नॉमिनेशन होता है, ठीक है, तो नॉमिनी का नाम तय होता है। आगे लिखा है एक्सप्लेन द पॉलिसी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। बताइए क्लेम सेटलमेंट कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले अगर कोई हुआ है, मान लीजिए कार का इंश्योरेंस कराया, कार डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले बोलता है क्लेम की जानकारी देंगे, सबमिट करेंगे क्लेम फॉर्म, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो जो ज़रूरत है वो लगाएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, इंश्योरर का वेरीफाई करेगा मेरा जाके सच में गाड़ी इसका डैमेज हुआ था कि नहीं, जाके थाना में चेक करेगा कि एफआईआर हुआ था कि नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत हो करेगा, उसके बाद अप्रूव कर देगा क्लेम, जैसे क्लेम अप्रूव्ड होगा पेमेंट हो जाएगा क्लेम का और फिर क्लेम क्लोज हो जाएगा। यही काम है क्लेम सेटलमेंट का। यही काम किसका बाबू, क्लेम सेटलमेंट का। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले और एक इंश्योरेंस कंपनी का जो संगठन है उसमें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होता है। उसके नीचे कौन काम करता है एक इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसके नीचे अंडर राइटर डिपार्टमेंट होता है जो अंडर राइटिंग का काम करता है। उसके नीचे जो डिपार्टमेंट काम करता है उसको बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके नीचे अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद होता है क्लेम डिपार्टमेंट जो क्लेम करता है। और कौन डिपार्टमेंट है, तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है उसके बाद, जो कस्टमर्स को सर्विस देता है। और लीगल कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस में। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस में। ये सब उतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में इतने सारे क्या है डिपार्टमेंट है। उसके बाद ब्रांच ऑफिस होता है जिसके जरिए इंश्योरेंस पूरा काम करता है। ये है इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर। बीमा कंपनी के प्रमोशन रणनीति और मार्केट शेयर की चर्चा करिए, आपको नहीं पूछेगा, ये आपको नहीं पूछेगा बीमा कंपनी का, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन एक्टिविटी की नहीं पूछेगा। चलिए यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। एक और वीडियो है, एक और लेक्चर जाएगा इसमें, एक और लेक्चर जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं कर पाए। तो अगर समय मिलेगा तो तीसरा लेक्चर डालेंगे, नहीं समय मिलेगा तो 2 लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। और ये दोनों लेक्चर से क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप जैसा एग्जाम आपका जाता है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। आप अपने जो है हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। थैंक यू।